आज से हजारों साल पहले आपको पता होगा कि हमारे प्राचीन भारत में गुरु शिष्य परंपरा चलती थी। उसी समय गुरु और शिष्यों को इतने कठिन और धरोहर वेदों के सारे मंत्र कंठस्थ रहते थे। इससे यह तो क्लियर हो जाता है कि हमारे ब्रेन की कैपेसिटी लिमिटलेस है। आज हमारे वैदिक काल के 3 ऐसे मेमोराइजिंग ट्रिक के बारे में बात करेंगे, जिससे न आपका मेमोरी पावर बढ़ेगा बल्कि आपकी लर्निंग एबिलिटी, कंसंट्रेशन, फोकस लेवल मल्टी टाइम बढ़ जाएगा। बात करते हैं टेक्निक नंबर 1 की। हम सब जानते हैं कि प्राचीन भारत में गुरुकुल सिस्टम चलती थी। गुरुकुल से शिष्य यानी कि स्टूडेंट के घर काफी ज्यादा दूर होते थे, जहां वह शिष्य अपने गुरु के पास ज्ञान अर्जित करते थे। और गुरुकुल में एक अलग तरह का एनवायरनमेंट बना रहता था, जिससे स्टूडेंट अपने स्टडीज में फोकस कर पाए। तो यह भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि स्टडीज के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक सवाल आता है कि आगे की ऋषि मुनि कहीं भी पढ़ने बैठ जाते थे, क्योंकि वो अपने बाल अवस्था में गुरुकुल में व्यतीत किए थे, जिससे उनका कंसंट्रेशन, फोकस करने की एबिलिटी कई गुना बढ़ जाती थी, जिसे बाद में चलकर उन्हें किसी भी कार्य में कंसंट्रेशन करने में किसी भी तरह की समस्या नहीं होती थी। लेकिन अभी के स्टूडेंट के पास अगर सामने कोई बैठ जाए तो अपने स्टडीज में फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि अभी के स्टूडेंट के कंसंट्रेशन, फोकस लेवल एकदम खत्म हो गई। एनवायरनमेंट और फोकस पर कभी आगे में बात करेंगे, अभी मेमोराइजिंग ट्रिक के बारे में बात करते हैं। ओके, तो गुरुकुल सिस्टम में जो ज्ञान प्रणाली थी वो मेली मौखिक थी, यानी कि बोलचाल की भाषा में थी। गुरुजी बोल देते थे, वही शिष्यों को याद कर लेना होता था। इसलिए गुरुओं ने एक पद्धति निकाली जिसमें स्टूडेंट को एक पैराग्राफ दे दिया जाता था, जिससे स्टूडेंट को कम से कम शब्दों में एक सूत्र बनाने के लिए कहा जाता था, और जैसे कि उनका मीनिंग भी ना बदले, यानी कि एक बड़े से पैराग्राफ को कम से कम शब्दों में सेंटेंस बनाया जाए, जिससे स्टूडेंट्स याद भी कर पाए और ज्ञान का प्रतिपादन भी हो जाए। और ये जनरेशन टू जनरेशन बना भी। जैसे आज के समय में हमें पैराग्राफ दे दिया जाता है, जिनके नीचे कुछ पैराग्राफ के रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जिसे हमें सॉल्व करना होता है। ऐसे ही गुरुकुल में गुरुजी शिष्यों को प्रैक्टिस करवाते थे, बड़े से सेंटेंस को छोटे से सेंटेंस में बदलने के लिए। ठीक यही चीज हमें स्टडीज में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जो आपको याद करना है उसे जितना हो सके उतना छोटा करें। आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाएंगे आगे, लेकिन अभी आप ये समझो कि आप उस आंसर को या कुछ भी हो जिन्हें आपको छोटा करना है, आपको छोटा करने से पहले उसे समझना होगा। समझने के बाद बार बार उसे पढ़ना होगा और उसके अंदर घुस जाना होगा। उसके बाद ही आप छोटा कर सकते हो। बिना पढ़ के उसे छोटा करना इम्पॉसिबल है। और जब आप उसे अच्छे से समझ जाओगे, उसे बार बार पढ़ लोगे, तो वो आपको अच्छे से मेमोरीज हो जाएगी। उसके बाद भी अगर आप उसे छोटा नहीं कर पाए तो फिर भी कोई इशू नहीं, आपको वो याद हो जाएगा, क्योंकि आप उसमें उचित समय दिए होंगे। और अगर आप उसे छोटा कर पाए तो वेल और गुड लक, उसे आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने शिक्षक, अपने टीचर के साथ शेयर कर सकते हैं। अब आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं और आपसे मैं विनती करता हूँ अगले 1-2 मिनट तक ध्यान से देखिए। आप ये देखने के बाद आप शौक तो होंगे ही, साथ ही आपको इतना गर्व होगा कि हमारे प्राचीन भारत में इतने महान और विद्वान गुरु थे। बस 2 मिनट तक ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल नंबर 1, जो मैथमेटिक्स में पाई का वैल्यू पढ़ते हैं 3.14 करके, इस पे हम एक आगे श्लोक के बारे में बात करेंगे। अभी बात करते हैं मार्क द्वारा रचित शिशुपाल वध के बारे में। ये 7वीं शताब्दी के सबसे फेमस संस्कृत महाकवि थे। मार्क जी की यह खासियत थी कि अपने आप को वह हमेशा चैलेंज करते रहते थे। अगर आप इस महाकाव्य के 19वें सर 66वें श्लोक को देखेंगे तो उन्होंने अपने आप को इस तरह से चैलेंज किया, क्योंकि 2 अक्षर लेंगे और पूरा श्लोक लिख देंगे विथ प्रॉपर मीनिंग। यह रहा श्लोक और यह रहा मीनिंग। इस श्लोक में सिर्फ भ और रा का इस्तेमाल किया गया है और पूरा श्लोक को बना दिया गया। अनबिलीवेबल, राइट। इसी तरह अगर आप 19वें सर के 114वें श्लोक को देखेंगे तो सिर्फ उसमें एक अक्षर द को लिया गया है और इससे पूरा श्लोक बना दिया। और ये रहा उसका मीनिंग। मतलब पहली बार विश्वास नहीं कर पा रहा था। अब एक और अद्भुत श्लोक दिखाता हूँ। इस पर बहुत अच्छी कहानी है, लेकिन इसे बताने लग जाए तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। आगे और भी टेक्निक्स के बारे में बात करना है, इसलिए शॉर्ट में बता देते हैं, फिर कभी उस कहानी को बता देंगे। टेक्निक नंबर 2, अवधारणा। अवधारणा एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है अटेंशन, केयरफुल, यानी कि सावधानी पूर्वक ध्यान देना। अवधारणा वैदिक काल के वन ऑफ द मोस्ट कॉमन और इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस थी। अवधारणा के प्रैक्टिस से हम अपना मन को साफ करते हैं, हमारा अटेंशन रेट बढ़ता है, और तो और हमारा कंसंट्रेशन और फोकस करने की एबिलिटी मल्टीपल्स टाइम बढ़ जाती है। और जो स्टूडेंट अवधारणा को प्रैक्टिस करते हैं उसे अवधारणिस कहा जाता है।
अवधानीज के सामने मल्टीपल टास्क को रख दिए जाते थे और अवधानीज को उन सारे टास्क को एक साथ परफॉर्म करना होता था, जैसे कि कविता लिखना, मैथ के पजल सॉल्व करना, किसी मंत्र का जाप करना। और इतना ही नहीं, पीछे उनके एक बेल बजा करता था जिन्हें उन्हें काउंट करना होता था। अब सवाल ये आता है, क्या हम भी अवधारणा का प्रैक्टिस करते हैं? क्योंकि हम भी खाना खाते हैं, उसी समय मोबाइल भी चलाते हैं, उसी समय हम टीवी भी देख रहे होते हैं और इंस्टाग्राम में चैट भी कर रहे होते हैं। तो क्या हम भी अवधानी की प्रैक्टिस करते हैं? क्या आज के सो कॉल्ड मॉडर्न वर्ल्ड के मल्टीटास्किंग और वैदिक काल के अवधारणा सेम है? आंसर इज नो। ये दोनों के बीच का जो कि डिफरेंस है वो है कम्प्लेक्सिटी, यानी कि जटिलता। मल्टीपल टास्किंग में हमें किसी भी कार्य को करने में हमें किसी भी तरह के डीप कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आप बोले कि मोबाइल चलाना, इंस्टाग्राम चलाना, खाना खाना, ये सारे चीजों में आपको फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि अवधारणा में आपको मल्टीपल टास्क को हैंडल करना पड़ता है विथ हाई लेवल ऑफ फोकस, मेमोरी ऑफ क्रिएटिविटी इन इट टास्क। तो यही डिफरेंस है मल्टीटास्किंग और अवधारणा में। और अवधारणा के प्रैक्टिस से आप अपने मन को और शार्प और तेज कर सकते हो। नाउ लास्ट टेक्निक नंबर 3, श्रुति और स्मृति। श्रुति यानी कि जो हम सुनते हैं और स्मृति जो हम याद करते हैं। वैदिक काल के जो स्टूडेंट थे वो ना तो सिर्फ पढ़ते थे बल्कि हैंड गेस्टरों का इस्तेमाल भी करते थे। जब हम किसी भी चीज को लर्न करते हैं तो हमें उसके प्रति इंटरेस्ट होना चाहिए। साथ ही हमारी बॉडी की ज्यादा से ज्यादा साइंस एक्टिव और कंसंट्रेटेड रहना चाहिए। जो चीज आप पढ़ते हैं उसे बार बार सुने और बार बार बोले और बार बार उसे गुनगुनाते रहिए। तो अगली बार आप जो भी पढ़ो तो स्मृति और श्रुति का इस्तेमाल करना ना भूले। किसी भी चीज का लर्निंग के 3 स्टेज होता है। पहला श्रवणा यानी कि सुनना और उसे ध्यान से सुनना। जो सेंटेंस यानी कि हम जो भी कंसेप्ट पढ़ते हैं उसे ध्यान से सुनना, यही लर्निंग का फर्स्ट स्टेज होता है। दूसरा मनन का मतलब कम होता है। उन वाक्यों या उन कंसेप्ट को मनन करना जो आप श्रवण में सुनते हैं। आप उन वाक्यों का विचार करते हैं, उसका अर्थ और उसका महत्व समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि जो हमने श्रवण में सुना उसे मनन में हम समझते हैं। तीसरा निधिध्यासना का मतलब होता है आपने जो श्रवण और मनन के द्वारा समझा, अब आप उन तत्वों को अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करते हैं और उसके साथ ही अपने सहयोगी तरीके से अपने आचरण और अनुभव को शामिल करने का प्रयास करते हैं। तो यही थे लर्निंग के 3 स्टेज। अब जाते जाते पूरे वीडियो का समराइज एक श्लोक के साथ करते हैं। सबसे पहले आप श्रीमद् भागवत गीता में से 7 श्लोक में से कोई एक भी श्लोक ले ले, उसे अपना डायरी में नोट करे और फिर श्रवण के द्वारा उसे सुने। फिर आप श्रवण के द्वारा सुने, मनन के द्वारा समझे और निधिध्यासना से आप उसे अपने लाइफ में अप्लाई करें। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस क्या कह रहा है? आप श्रीमद् भागवत गीता में से 7 श्लोक में से कौन सा श्लोक चुने और उससे आप क्या समझा और आप उसे अपने लाइफ में किस तरह से यूज किए? कमेंट्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।